नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। लोहरदगा में इस वक्त हालात काबू में हैं। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात है। प्रशासन की ओर से लगातार अपील की जा रही है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें। कल के उपद्रव के बाद आज न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। उसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो और भी परेशान करने वाली थी। ये तस्वीर गुरुवार की है, जब लोहरदगा शहर सुलग रहा था। माहौल अचानक अराजक हो गया था। और देखते ही देखते बहुत कुछ खाक हो गया था। तस्वीरें गवाह हैं। बवाल के बाद लोहरदगा की रात बेहद बेचैन थी। सुबह तो और भी डरावनी थी। चारों ओर सन्नाटा था। सन्नाटे में भी एक शोर था। सड़कें खामोश थी। जो सड़क कल तक गुलजार थी, शुक्रवार को अपने सीने पर काली राख समेटे हुए थी। उसकी वजह थी उपद्रवियों की सनक। यही वो पिकअप वैन है जिसे जलाया गया उपद्रवियों द्वारा। साथ ही साथ उसके नीचे देखिए, पोस्टर देखिए। यही इन्हीं पोस्टरों को लेकर जो जुलूस है वो निकला था और समर्थन में निकला था, जिसके बाद जो दूसरे पक्ष के उपद्रवी हैं वो पत्थरबाजी शुरू किए और ये पूरी घटना पूरा जो घटना है 2 घंटे तक लगातार ये चलता रहा। दोनों पक्षों के बीच में भिड़ंत। आप तस्वीर देखिए, यहाँ सामने तालाब है और तालाब में ये मोटरसाइकिल देखिए। इसी मोटरसाइकिल पर जो जुलूस निकालने वाले लोग थे, इसी पर सवार होकर जुलूस निकाल रहे थे। आप देखिए कि ये मोटरसाइकिल 7-8 संख्या है मोटरसाइकिल्स की और ये पूरी पानी में डूबे हुए हैं। खाक हुई गाड़ियां, खाक हुई मशीनें, नदी में फेंकी हुई बाइक और जली हुई ये दुकानें तस्दीक कर रही हैं कि गुरुवार को लोहरदगा कैसे सुलग रहा था। दरअसल नागरिकता कानून के समर्थन में लोहरदगा में एक जुलूस निकाला गया था। जैसे ही जुलूस अमला टोली पहुंचा, उपद्रवियों ने जुलूस पर पथराव कर दिया। उसके बाद लोहरदगा जलने लगा। यहीं से शायद सीए के जो पक्ष में जो जुलूस निकला वो यहीं से निकला। आप देखिए कुछ पोस्टर बैनर हैं हमारे साथ यहाँ गिरे हुए हैं, जिसमें कि भारत माता की जय और वी सपोर्ट एनआरसी और एनपीआर जैसी चीज़ें लिखी हुई हैं। और इधर ये जब जुलूस यहाँ से निकला, उसके बाद जैसा कि दावा किया जा रहा है दोनों पक्षों के बीच में भिड़ंत हुई। एक पक्ष ने पथराव किया और दूसरे पक्ष के बीच जब भिड़ंत ज़्यादा तेज़ हुई तब प्रशासन की तरफ से इस पर कार्रवाई की गई। उसके बाद ये पूरा नज़ारा देखिए, ये पहले का नज़ारा है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये गाड़ी, ये बाइक देखिए, इस बाइक की स्थिति देखिए, ये पूरी तरह से टूटी हुई है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब यहाँ पर सीए और एनआरसी के समर्थन में जारी जुलूस निकल रही थी और उसके बाद दूसरे पक्ष की तरफ से यहाँ पर जो भी पत्थरबाजी कहें या फिर हमला किया गया उनकी तरफ से, और दोनों पक्षों के बीच में भिड़ंत हुई। अब सब कुछ शांत है। सड़क पर जवान है और घरों में लोग दुबकने को मजबूर हैं। प्रशासन की ओर से लगातार अपील की जा रही है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। कर्फ्यू अभी भी लागू है। 144 के अंतर्गत अभी भी सारी निषेधाज्ञाएं लागू हैं। वर्तमान में सभी जगह फोर्स डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और अभी वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है। आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने सभी सूचना तंत्र के माध्यम से लोगों से अनुरोध करें कि लोग अपने संयम को बनाए रखें। किसी भी तरह की अफवाह पर कोई भी विश्वास ना करें। जिला प्रशासन की ओर से सभी सूचनाएं दी जा रही हैं और जैसे ही स्थिति शांतिपूर्ण और कंट्रोल में स्थिति है, पर जैसे ही कर्फ्यू में ढील देने की स्थिति होगी, हम लोग उसको रिलैक्स करेंगे। एहतियातन लोहरदगा के स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। लोहरदगा से खुलने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। फिलहाल हालात काबू में है।
और चारों ओर शांति शांति है। लेकिन लोहरदगा की फिजाओं में कई सवाल भी हैं। न्यूज 18 के लिए लोहरदगा से प्रेरणा कुमारी की रिपोर्ट। तो लोहरदगा की घटना कई सारे सवाल खड़े कर रही है। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है। संविधान सबको अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार देता है, लेकिन वो अधिकार जब उपद्रव में तब्दील हो जाए तो चिंता बढ़ जाती है। लिहाजा न्यूज 18 अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, गुमराह ना हो, सौहार्द बनाए रखें। किसी भी घटना के बाद पुलिस को फौरन सूचित करें। किसी भी सूरत में कानून का उल्लंघन ना करें, क्योंकि कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। तो इस बात का ध्यान आप सभी रखें, न्यूज 18 आपसे ये गुजारिश करता है। इधर नागरिकता कानून, एनआरसी समेत तमाम मुद्दों पर सियासी उठापटक जारी है, लेकिन जेडीयू में अब ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। नागरिकता कानून और एनआरसी पर शुरू हुआ विवाद अब बगावत तक पहुंच चुका है, जिस पर नीतीश कुमार ने अपना स्टैंड अब साफ कर दिया है। लगातार दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार ने साफ कहा कि पवन वर्मा की चिट्ठी का कोई मतलब नहीं है। कोई आदमी पार्टी का रहता है, पत्र लिखता है, पत्र देता है और तब न उसका जवाब होता है। इसको पत्र कहते हैं। पार्टी का काम क्या, ईमेल पर भेज दीजिए, कुछ प्रेस में जारी कर दीजिए, पत्र है। इस पत्र का कोई वैल्यू नहीं। तो नीतीश कुमार को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा इस पत्र का कोई वैल्यू नहीं है। बतौर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बयान को जरा समझिए। जेडीयू के बयान बहादुरों के खिलाफ पार्टी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। नीतीश ने साफ कर दिया है कि पार्टी में बगावत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ है कि पार्टी में पवन वर्मा और प्रशांत किशोर अब हाशिए पर जा चुके हैं। पवन वर्मा और प्रशांत किशोर के बयानबाजी से बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में तल्खी आ सकती है। इस साल बिहार में चुनाव है, लिहाजा नीतीश किसी भी कीमत पर कोई खटपट नहीं चाहते हैं और एक बार फिर से यह संदेश देते हुए नीतीश कुमार नजर आए कि इस पत्र का कोई वैल्यू नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश में हो रहे बवाल के खिलाफ 154 बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व जज, आर्मी अफसरों समेत कई नौकरशाहों ने मांग की है कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जो कि अच्छा नहीं है। जो गुमराह किया जा रहा है लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएए को लेकर आंदोलन की आड़ में देश का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर देश के 154 बुद्धिजीवियों का दल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला और इन बुद्धिजीवियों ने नागरिकता संशोधन कानून पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। और जो देश के अंदर इसको चल रहा है, एंटी नेशनल बातें की जा रही हैं, कश्मीर की आज़ादी की बात की जा रही है, असम की आज़ादी की बात की जा रही है और ये चीजें जो देश के हक में नहीं है, इसलिए देश को टूटने की कगार पे लाया जा सकता है। इसलिए हमने ये विचार किया कि हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब को अपना एक कंसर्न शो करेंगे, जो आज हमने एक मेमोरेंडम के रूप में, मेमोरेंडम के जरिए उनको दिया गया। इस इशू को अब धीरे धीरे इंटरनेशनल बनता जा रहा है, जो हमारी ग्रोथ को, जो हमारे देश के बारे में जो मैसेज जाएगा देश के बारे में, वो ठीक नहीं जाएगा। तो ये सारे कंसर्न राष्ट्रपति महोदय जी को बतलाने की कोशिश की। इन बुद्धिजीवियों का कहना है कि सीएए को लेकर विपक्षी पार्टियां राजनीतिक फायदे के लिए जनता को गुमराह कर रही हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश की छवि खराब हो रही है। देश के संसद द्वारा पारित एक कानून के बारे में पब्लिक को गुमराह करके, उनको ऐसी ऐसी बातें कह करके और कुछ नासमझ लोगों को, ना कुछ ऐसे जिनको की वस्तुतः से ज्ञान नहीं है, उनको गुमराह करके एक देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जो कि अच्छा नहीं है। जो देश में माहौल है वो देश हित में नहीं है और इसके अगेंस्ट जरूर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि जो गुमराह किया जा रहा है लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें कि राष्ट्रपति को हस्ताक्षर ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में उच्च न्यायालयों के 11 पूर्व न्यायाधीश, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी, पूर्व राजनयिक समेत 72 पूर्व नौकरशाह, 56 शीर्ष पूर्व रक्षा अधिकारी, बुद्धिजीवी, अकादमिक विद्वान और पेशेवर चिकित्सक शामिल थे। इन बुद्धिजीवियों ने
सीएए के बहाने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करने की साजिश रचने वालों पर सख्त ऐतराज जताया है। इनका कहना है कि इन प्रदर्शनों की रूपरेखा देश के ताने बाने को नष्ट करने और उसकी एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, जो देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो 154 बुद्धिजीवियों का दल राष्ट्रपति से मिला है और आरोप उनका यही है कि देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साल बिहार में चुनाव होने वाला है, लिहाजा जैसे जैसे दिन बीत रहा है सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को आरजेडी ने ट्रबल इंजन वाला पोस्टर जारी कर जेडीयू और बीजेपी पर हमला बोला था, जिसका जवाब अब जेडीयू ने भी पोस्टर के जरिए दिया है। आइए समझते हैं बिहार की पॉलिटिक्स में पोस्टर वॉर को। बिहार की सियासत में पोस्टर वार इन दिनों चरम पर है। कल आरजेडी ने पोस्टर जारी कर केंद्र और बिहार में एनडीए की डबल इंजन की सरकार को ट्रबल इंजन की सरकार बताया था और बिहार को बर्बादी के कगार पर पहुंचाने का आरोप लगाया था। आरजेडी की तरफ से एक और नया ये पोस्टर लगाया गया है, बिहार को बर्बाद करने वाला ट्रबल इंजन। हम आपको बता दें कि बार बार एनडीए की तरफ से कहा जाता है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, और ये देखिए आरजेडी ने लिखा है ट्रबल इंजन, लूट एक्सप्रेस, झूठ एक्सप्रेस। वहीं आरजेडी के ट्रबल इंजन वाले पोस्टर के जवाब में जेडीयू ने करप्शन मेल वाला पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर के जरिए आरजेडी के कार्यकाल की अपराध गाथा बताने की कोशिश की गई है। साथ ही लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए घोटालों को याद दिलाने की कोशिश की गई है। आरजेडी के पोस्टर के बाद जदयू ने जवाब में पोस्टर जारी किया है, और जो नया पोस्टर है वो देखिए कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्रालय के समय की तस्वीर लगाई गई है, और जिसमें बजट जैसे रेल मंत्री पेश करते थे वो डायरी दिखाई गई है, और इसमें लिखा गया है अपराध गाथा। जो ट्रेन तस्वीर लगाई गई है। तो चुनावी साल में बिहार की सियासत में ताबड़तोड़ पोस्टर पॉलिटिक्स जारी है और दोनों तरफ से 15 साल बनाम 15 साल को लेकर पोस्टर के जरिए हमला बोला जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ नीलकमल की रिपोर्ट। इधर हेमंत सरकार को जेवीएम यानी झारखंड विकास मोर्चा ने बाय बाय कर दिया है। दूसरी तरफ पूरी पार्टी फिर से टूट की कगार पर है। इस बार जेवीएम के 2 विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात के बाद पार्टी ने प्रदीप यादव को विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया है। न जाने जेवीएम को किसकी नजर लगी है। 2014 में 6 का झटका झेल चुका जेवीएम इस बार प्रदीप बंधु से हाथ धोने की राह पर है। बंधु को पार्टी ने पहले ही निकाल दिया है और अब कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात कर दिल्ली दरबार लगाने के बाद प्रदीप यादव पर भी पार्टी ने सख्ती दिखाई है। पार्टी तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष जी के आदेश से वो तत्काल प्रभाव से उनको नेता पद से, पार्टी के विधायक दल के नेता पद से पार्टी हटाती है। यही नहीं, कांग्रेस पर विधायक तोड़ने के आरोप के साथ जेवीएम ने हेमंत सरकार से समर्थन भी वापस ले लिया है। उधर कांग्रेस में शामिल होने को बेताब दिख रही प्रदीप बंधु की जोड़ी की बातों से भी साफ है कि इस बार कांग्रेस फायदे में है। शामिल हो गए कि नहीं हुए कि होंगे, मंत्रिमंडल शामिल होंगे कि नहीं होंगे, तमाम जो प्रश्न है जल्दी ही इसके उत्तर मिलेंगे, जल्दी ही इसके समाधान आपको दिखने को मिलेगा। प्रदीप बंधु के कांग्रेस से हाथ मिलाने की अटकलों को मंत्रिमंडल विस्तार टलने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों के जुड़ने से कांग्रेस विधायकों की संख्या 18 हो जाएगी और माना जा रहा है कि मंत्री पद के 4-1 के फॉर्मूले के आधार पर कांग्रेस अब 5 मंत्री पद का दावा कर रही है। फिलहाल इसे लेकर बीजेपी ने भी सवाल खड़े किए हैं। सवाल इस बात का है कि मंत्रिमंडल का गठन हेमंत सोरेन जी के पास के अधिकार हेमंत सोरेन जी के पास है कि कांग्रेस के आका के पास है। इसलिए वहां पर जाकर के मत्था टेकने का काम प्रदीप यादव जी ने किया। देखिए, सवाल है कि ये तो जरूर है कि संख्या विधायकों के संख्या बल में भी वृद्धि होगा और दोनों अपने अपने क्षेत्र के कद्दावर नेता है, तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। जेवीएम के समर्थन वापसी से सरकार पर फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके 2 विधायकों की टूट से कांग्रेस जहां मालामाल होगी तो वहीं सरकार की मजबूरी बढ़ जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश, उपेंद्र और भुवन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो जेवीएम ने सरकार को बाय बाय कह दिया है, लेकिन बाबूलाल की पॉलिटिक्स फिलहाल अबूझ पहेली बनी हुई है। लेकिन अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बाबूलाल अब घर वापसी का पूरा मन बना चुके हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या जेवीएम की टूट सोची समझी रणनीति है? क्या बीजेपी में बाबूलाल को माकूल मौका दिख रहा है? क्या आदिवासी चेहरे का विकल्प बनेंगे बाबूलाल? क्या इसीलिए घर वापसी चाहते हैं बाबूलाल मरांडी? क्या ये बाबूलाल के सियासी नेतृत्व की हार मानी जाए? तो ये तमाम सवाल जो बाबूलाल मरांडी के इस कदम के बाद उठ रहे हैं, और इस पर भी नजर कि आखिर अगला कदम बाबूलाल मरांडी का क्या होगा, क्या वो घर वापसी करने वाले हैं। और इधर न्यूज 18 की खबर ने हर बार की तरह इस बार भी हड़कंप मचा दिया है। अररिया में धर्म परिवर्तन की खबर दिखाने के बाद सियासी गलियारों में भी खलबली मच गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अब जुबानी जंग जारी है। अररिया में धर्म परिवर्तन की खबर पर मुहर क्या लगी कि सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। सियासी गलियारों से आवाज आई कि मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। न्यूज 18 के माध्यम से भी पता चला मुझको कि आदिवासी लोग को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। निश्चित तौर पे ये जांच का विषय है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर सरकार के संज्ञान में आएगा, इसकी जांच कराया जाएगा। जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जेडीयू ने जब कार्रवाई का भरोसा दिया तो आरजेडी ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आरजेडी ने कहा कि जब गरीब आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था तो प्रशासन कहाँ था? आदिवासी भाइयों का पैसे का लोभ दे करके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, तो इस मामले की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। प्रशासन को इस पर पूरी नज़र रखे और पूरा जांच करके जो लोग दोषी हैं, जो लोग इस तरह का कर रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल अररिया में धर्म परिवर्तन का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ विदेशी लोगों की मौजूदगी में लोग धर्म परिवर्तन करते नजर आ रहे थे। इसके बाद ही न्यूज 18 की टीम अररिया के उन इलाकों में पड़ताल करने पहुंची तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। लोगों ने कबूल किया कि लालच देकर और अंधविश्वास के जाल में धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। न्यूज 18 की पड़ताल में ये भी पता चला कि इलाके में चर्च भी बनवाए गए और पूरा का पूरा परिवार का धर्म परिवर्तन कराया गया। इस बात पर मुहर और लग गई जब न्यूज 18 के कैमरे में लोगों के गले में लॉकेट लटकता नजर आया। अररिया से रजनीश कुमार के साथ, पटना से रवि एस नारायण के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और परीक्षा पर चर्चा के बाद अब पीएम मोदी ने बाल बहादुरों का हौसला बढ़ाया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से मुलाकात की और सम्मानित किए गए बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के मंत्र दिए। जिस हल्के फुल्के अंदाज में पीएम मोदी ने बच्चों से बात की, उससे बच्चे काफी प्रभावित नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जब राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से मिले तो वो बच्चों का हौसला बढ़ाना नहीं भूले। पीएम मोदी ने बच्चों से कहा कि पुरस्कार जीवन का आखिरी मुकाम नहीं बल्कि ये शुरुआत है। और मैं समझता हूँ कि ये सारे जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं ना, वो आखिरी मुकाम नहीं होता है, एक प्रकार से ये बिगिनिंग होता है। जब कोई रिकग्नाइज करता है तो मन को अच्छा लगता है, तो एक प्रकार से ये जिंदगी की शुरुआत है। यहाँ पीएम मोदी ने बच्चों को अधिकार की जगह कर्तव्य पर बल देने का मंत्र भी दिया। एक बात मैंने कही थी, कर्तव्य पर बल। ज्यादातर हम अधिकार पर बल देते हैं। अब देश की आजादी को 75 साल होने रहे हैं, तो कब तक कर्तव्य पर बल देंगे, अधिकार पर बल देते रहेंगे। अब कर्तव्य पर बल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं, सब लोग नहीं बता रहे। देना चाहिए सर। ड्यूटी को प्राथमिकता है कि राइट्स को प्राथमिकता? ड्यूटी। पक्का? सब सहमत हैं? चलिए, हम आज एक कानून पास कर दिया। पीएम मोदी ने बच्चों से साहस की बात की और बताया कि जीवन में साहस की कितनी जरूरत है। ये साहस, ये हमारे स्वभाव में होना चाहिए। यहाँ पैर रखूंगा तो गिर जाऊंगा, तो ये करूंगा तो ऐसे जिंदगी नहीं जीते।
साहस के बिना जीवन संभव नहीं है। और छोटी छोटी चीज़ों का साहस करने की आदत बनाओगे तो आगे चल करके वो भी बहुत काम आएगा। और आप जैसे लोग जब करेंगे ना तो बाकी 50 लोग देखेंगे, अरे देखो ये भी करता है, इतना अवार्ड लेके आया फिर भी इतनी मेहनत करता है, इतना मान सम्मान लेकर के आया लेकिन देखियो ये काम कर रहा है। तो क्या होगा, बहुतों को प्रेरणा मिलेगी। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने बच्चों को मेहनत, पसीना और पानी की अहमियत भी समझाई। कुछ लोग होंगे जो पानी जूस की तरह पीते होंगे, पानी का भी आनंद लेते होंगे। कुछ लोग होते होंगे दवाई की तरह। आप कितने हैं जो पानी का मजा लेते हैं, पानी का टेस्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं? नहीं करते होंगे। आप कोशिश कीजिए, पानी का टेस्ट होता है, वो शरीर को बहुत फायदा करता है, आप उसको एंजॉय कीजिए। दवाई की तरह